Hello, everyone. I welcome you all to yet another session on 50 Aeon passages. My name is Pankaj Godwani, and आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुपरग्रेड्स के चैनल पे. So, first session, I hope you enjoyed it. मजा आया. उसी में ही हम लोग ये सेकंड सेशन लेके आए हैं. So, आज के आप लोग जॉनरास जो है वो देख रहे हैं. सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. अब बिफोर आई बिगिन विद दिस सेशन मैं आपको एक चीज बताता हूँ. जो कैट है इकोनॉमिक्स के ऊपर पैसेजेस टेस्ट करता है, बट उनके जो पैसेजेस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डेटा नहीं होता. रादर एक ओवरव्यू होता है कि कोई कंसेप्ट अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस सोसाइटी में देखी जा रही है तो हाउ इट इम्पैक्ट्स, और कितनी वो अच्छी है कितनी बुरी है. तो कुछ इसी तरीके का सेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर भी रखा हुआ है. ऑल्दो देर आर सम कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अगेन वो एक जनरल ओवरव्यू होगा. तो यहाँ पर भी मैंने आपके लिए जो जो आर्टिकल्स एऑन से उठाए उसके नाम ऊपर लिखे हुए हैं, along with curtailed form or abridged form of that article. क्योंकि as you know, Aeon articles are close to 3,400 3,000 4,000 word articles. तो उनको फिर abridged किया गया, shorten किया गया, so that they become presentable. ऐसा ही CAT भी करता है. तो आगे बढ़ते हैं. And first passage आपके लिए, The Rewards of Ruin. Basically it pertains to sociology. तो यहाँ पे लास्ट सेशन में एक बार मुझे सजेशन दिया गया था कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि आप पैसेज दिखा दीजिए एंड क्वेश्चंस जो है वो एक बार दिखा दीजिए, एंड फिर हम लोग वीडियो पॉज करके सारे सॉल्व कर लेंगे, फिर आप अपना एनालिसिस दीजिए. तो बिल्कुल हो सकता है. इट वाज इन फैक्ट अ वेरी गुड सजेशन. तो आज कुछ ऐसा ही करते हैं. पहले आपको मैं ये पैसेज एंड क्वेश्चंस दिखा देता हूं. You pause the session and उसके बाद you can go ahead and check for explanations, right? So passage आपके सामने. Question number 1. Question number 2. Question number 3. Question number 4. इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया. इंस्टेड ऑफ 4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस रखे हैं, एक क्वेश्चन बोनस. क्वेश्चन नंबर 5. आई होप क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए हैं. So let's go back and understand the passage. So basically, ये एक curse of Akkad एक poem है, right? And it actually lamented collapse of societies. So it lamented or lamented a destroyed city, but Akkad was never truly abandoned. So basically, एक पोम थी जिसमें डिस्ट्रॉयड सिटी के बारे में बताया हुआ था एंड लमेंट किया जा रहा था. बट ऑथर बोल रहा है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था. इट वाज नेवर ट्रूली अबैंडन. लेटर किंग्स रूल्ड इट. सो एक बार सिटी डिस्ट्रॉय हुई, इट वाज प्लंडर्ड बाय सम अदर सम अदर रिजीम, एंड फिर उसने रूल करना स्टार्ट किया. बट व्हाट ऑथर विशेस टू से इज डेली लाइफ कंटिन्यूड. As archaeologist Guy Middleton notes, imperial collapse didn't always affect the average person. क्योंकि जो imperial collapse हुआ था, so यहां से हम लोग एक चीज इन्फर कर सकते हैं, एंड वो बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस है कि कर्स ऑफ, केवल यहीं तक ही पढ़ के मैं एक चीज इन्फर कर सकता हूँ. ये कर्स ऑफ कैट जो था, इट एक्चुअली टॉक्ड अबाउट collapse of imperial regime, ना कि पूरी की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई. ठीक है. Yet history told us, history told through elite voices and literature presents collapse as catastrophe. जो collapse हुआ करता था, history में, उसको as catastrophe history बताता था. But वो elite lens के through था, literature के through था, क्योंकि normal life तो फिर भी चलती रहती थी. Traditional narratives glorify empire, ziggurats, coliseums, walls. But recent scholarship asks, what did collapse mean for ordinary people? Surprisingly, osteoarchaeological evidence suggests that after imperial falls, health indicators like height and dental quality improved. So अगर आपने यहाँ पे समझा तो एक चीज आपको समझ में आएगी. ऑथर जो है एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा है कि जो हिस्ट्री हमें बताती है कि कोलैप्स हुआ था, बट वो कोलैप्स केवल इंपीरियल रिजीम का होता था. नॉर्मल लाइफ जो थी, एवरेज लाइफ जो थी, वो चलती रहती थी. इनफैक्ट ऑथर का आर्ग्यूमेंट ये भी है कि
जब ऐसा कोलैप्स होता था तो उसके बाद जो एवरेज लाइफ थी वो इंप्रूव हो जाती थी। अब मैं यहाँ पे केवल प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला हाइट और डेंटल क्वालिटी इंप्रूव हो जाती थी, तो आगे कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा हमें। तो वो क्या बोल रहे हैं, द फॉल ऑफ Messenians, Hittite and Egyptians was no apocalypse. Freed from tax demands and forced monoculture diets, diversified, diseases spread less, and rural migration offered refuge. So कुछ ऐसा ही बोल रहा है कि जब ऐसा कोलैप्स देखने को मिलता था उसके बाद लोगों की जो कंडीशन थी वो इंप्रूव हो जाती थी। रोमन एम्पायर hailed as golden age saw declining health during its peak. जब रोमन एम्पायर अपनी पीक पे था वहां पे हेल्थ डिक्लाइन हो रही थी जनरली। आफ्टर इट्स फॉल skeletons grew taller and healthier. Collapse also weakened oppressive structures. So collapse जब होता था तो oppressive structures भी weaken हो जाते थे। Post collapse Somalia saw improved life quality. Plague ridden 14th century brought higher wages and living standards due to labor scarcity. तो हमने इस बार भी ऐसा होते हुए देखा ही, पैंडेमिक के बाद जो वेजेस थी वो शूट अप की थी। एंड पहले भी ऐसा हुआ था जब प्लेग रिडन सोसाइटीज होती थी, वहां पे लेबर की शॉर्टेज हो जाती थी तो वेजेस बढ़ जाती थी। आगे वो बोल रहा है वेल्थ इनइक्वालिटी वाज रिपीटेडली फ्लैटेंड बाय कोलैप्स, येट वी फेयर कोलैप्स, बावजूद इसके हम कोलैप्स से डरते हैं। पोस्ट अपोकलिप्टिक fiction and preppers echo Hobbesian thinking that without authority chaos reigns. So basically जो भी हमने लिटरेचर अभी पढ़ा वो कुछ ऐसा दिखाता है कि कोलैप्स के बाद सब कुछ खत्म हो गया, एंड अगर अथॉरिटी नहीं रहेगी तो फिर बस केओस ही केओस होता रहता है। लेकिन पैसेज एक नया आपको पर्सपेक्टिव दे रहा है, वो बोल रहा है कि जब जब कोलैप्स हुआ है लाइफ वहां से इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई है। The most collapse violence is driven by militarized elites, not ordinary people. Archaeological data confirms that major spikes in violence coincide with making and remaking of states, not their absence. Popular ideas of collapse stem from elite propaganda. जो हमें ये popular ideas दिखते हैं collapse के, ये basically elite propaganda है, क्योंकि जो भी हमारे पास historical records बचे हुए हैं वो average लोगों के records तो है नहीं, वो सारे के सारे records जो है वो elite के records है ना। Ancient inscriptions and tombs like this one exaggerate disaster to glorify rulers or justify political order. Pharaohs rewrote treaties, rebranded monuments, and reshaped history to center themselves. Archaeology often captures this 1% view. And archaeology जो है ये 1% view capture करता है. What about remaining 99%? जो general life को consist करता है, average life, average men, women को consider करता है. Because writing and monuments came from rulers, not 90% who lived rurally and left fewer traces. Terms like Dark Age, Classic, Intermediate Period valorize empire and mourn its absence, but collapse, as anthropologists like James Scott argue, may deserve praise. So ये लोग collapse को praise कर रहे हैं, मतलब author भी collapse को praise कर रहा है। It dismantled predatory systems and opened space for autonomy. And modern world collapse could be far more devastating. But historically, empire served elites more than masses. आज के टाइम की अगर मैं कोलैप्स की बात करूं तो शायद वो बिल्कुल अलग दिखेगा, क्योंकि हम लोग मासेस को भी सर्व कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम का कोलैप्स केवल एम्पायर्स के लिए हुआ करता था, क्योंकि बेसिकली एम्पायर्स जो थे वो मासेस को सर्व नहीं करते थे, वो एलिट्स को सर्व करते थे। ठीक है, आगे बट वो बोल रहा है, a 99% view of history reminds us collapse isn't always chaos, it's often power shift. What's dangerous is not collapse but who seizes control afterward. तो डेंजरस सिचुएशन कब बनती है, जब कोलैप्स होता है? नहीं भाई, कोलैप्स के बाद जो पावर में आता है वो कौन है? ठीक है, सो बेसिकली आपको पैसेज जो है अच्छे से समझ में आ गया। हम लोगों ने पैसेज को यहीं से ही प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया था जब उसने पहली बार बताया था हेल्थ इंडिकेटर्स आफ्टर कोलैप्स लाइक हाइट एंड डेंटल क्वालिटी इंप्रूव्ड। सो यहीं से ही पैसेज का टोन जो है वो पूरा का पूरा चेंज होने लग गया था, राइट? तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is best supported by the passage about consequence of imperial collapse? कौन सा इंफॉर्मेशन पैसेज से सपोर्टेड है? द एंड ऑफ एम्पायर्स ऑफन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर कॉमन पीपल इन मेजरेबल वेज। काफी रिलेटेबल लग रहा है, ठीक है? तो एक बार इसको मैं रखता हूं, क्योंकि मेरी एक हैबिट है, इवन दो मेरे को अगर सही ऑप्शन दिख भी जाता है फिर भी मैं सारे ऑप्शन रीड करता हूं। Collapses usually resulted in severe dislocation and widespread suffering across social classes. This goes against the passage because passage argues that after
after collapse, general quality of life in society improved. So this goes against the passage. It's not going to be your answer. Empires typically fell due to violence instigated by peasant class reacting to oppression. Now understand, ये बिल्कुल हट के कुछ बात कर रहा है. ये बोल रहा है empires typically fell due to violence instigated by peasant class. जबकि वहां पे पेजेंट क्लास जो कॉमनर्स थे वो कोलैप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, पैसेज में नहीं बोला हुआ. दिस इज इनकरेक्ट. अगर आप ढंग से इंटरप्रेट कर पाए तो ऑप्शन यही बोल रहा था. पब्लिक हेल्थ इंप्रूव्ड ओनली इन दोज रीजन्स वेयर कंप्लीट डीपॉपुलेशन फॉलोड इंपीरियल डिक्लाइन. सो बेसिकली ये तो वीकन करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो बोल रहा है पब्लिक हेल्थ वहीं पे ही इंप्रूव हुई वेयर कंप्लीट डीपॉपुलेशन फॉलोड इंपीरियल डिक्लाइन, यानी कि इंपीरियल डिक्लाइन के बाद डीपॉपुलेशन हो गया था. सो ये तो वीकन करना स्टार्ट हो गया. सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. आई होप इट्स अंडरस्टूड. नेक्स्ट, which of the following ideas is least compatible with passages argument? Least compatible हमें देखना है, ठीक है. सो बोल रहा है the glorification of empire has obscured. और आपने एक चीज नोटिस की होगी, अब जब मैंने आपको पैसेज एक्सप्लेन किया, आपको शायद पैसेज में वापस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड पैसेज दिस वेल कि आपको वापस शायद पैसेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड मैं कहता हूं कि कैट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, ठीक है. 40 मिनट में आपको 24 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. अब एक चीज सोच के देखो, आपके पास पर क्वेश्चन बहुत टाइम है. अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस भी देखे, तो मैंने उसमें नो नॉनसेंस एक सीधी बात जो थी वहां पे कही थी कि you don't need to have 24 on 24 correct in order to be in the top B school that you're aspiring for. तो मैंने वहां पे परसेंटाइल आपको बताया था, because B schools look for percentile. तो भाई थोड़ा सा अपना है ना, अगर स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हो एंड अलाइन कर सकते हो तो बी स्कूल्स में जाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. द प्रॉब्लम इज हम लोग वो बात समझ नहीं पा रहे, ठीक है. हम लोग बार बार सोचते हैं सर हमें बार बार पैसेज में मूव करने की जरूरत पड़ती है. नहीं, ऐसा नहीं होता यार. Which of the following ideas is least compatible with passages argument? The glorification of empire has obscured more nuanced outcomes of collapse. ये तो बिल्कुल पैसेज के साथ अलाइंड है, क्योंकि ग्लोरिफिकेशन एम्पायर का हुआ था, लेकिन नुआंस्ड आउटकम कौन कौन से आउटकम्स थे? हेल्थ इंप्रूव हो गई, ऑपरेसिव रिजीम जो थी वो वीकन हो गई. तो उसने मोर नुआंस आउटकम को ऑब्सक्योर कर दिया था. तो ये बिल्कुल पैसेज के साथ अलाइन करता है. आपका आंसर नहीं होगा. Post collapse societies sometimes enjoy greater autonomy and improved living conditions. Post collapse societies sometimes enjoy greater autonomy and improved living conditions. ये भी अलाइन करता हुआ है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि समटाइम्स दे रखा है, एक बार इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है. Written history often reflects elite perspectives and exaggerate their impact of collapse. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो written history है वो elite perspective दिखाता है, क्योंकि नीचे अपन को कह रखा है कि बुक्स वगैरह रूलर्स लिखा करते थे. तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए. सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी. बोल रहा है सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल कंट्रोल जरूरी होता था इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी के लिए. सो दिस डज नॉट अलाइन विद द पैसेज. आपका आंसर ये है, और ये वाला भी पैसेज के साथ अलाइन कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर नहीं है. आई होप इट्स अंडरस्टूड. मैंने बाद में अपना आंसर चेंज कर दिया. मैं आपको एग्जैक्टली वो वाली स्ट्रेटजी बताता हूं, जब मैं कैट लिखता हूं तो मैं कैसे आंसर्स को एलिमिनेट करता हूं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज ऑथर्स प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ द डोमिनेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव अराउंड कोलैप्स? ऑथर का प्राइमरी क्रिटिसिज्म क्या है ऑफ डोमिनेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव अराउंड कोलैप्स? इट रिलाइज टू हेवीली ऑन आर्कियोलॉजिकल डेटा एंड नेग्लेक्ट्स लिटरेरी सोर्सेस. कि भाई जो डोमिनेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव है around collapse वो क्या है? It relies too heavily on archaeological data and neglects literary sources. It misrepresents collapse as universally catastrophic by privileging elite viewpoints. मेरे को ये काफी क्लोज लग रहा है. ये तो बोल रहा है it relies too heavily on archaeological data, but dominant narrative ये नहीं है कि archaeological data के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. इनफैक्ट वो archaeological data को ही क्वेश्चन कर रहा है वहां पे. सो ये गलत है, ये क्लोज लग रहा है. It assumes that loss of monuments equates to cultural extinction. ये assume करता है कि loss of monuments equates to cultural extinction. But author का argument तो ये है कि general life जो है वो फिर भी चलती रहती है after collapse. तो ये भी आपका आंसर नहीं है. It wrongly blames common people for triggering and worsening collapse. ये भी आपका आंसर नहीं है. The correct answer for this one is B. It misrepresents collapse as universally catastrophic.
ऑथर यही तो बोल रहा है कि कोलैप्स केवल एलिट्स के लिए था, जनरल लाइफ चलती रहती है। Next, what implication does author draw from the archaeological evidence regarding post-collapse societies? Author क्या imply करना चाहता है archaeological evidence regarding post-collapse societies से? That collapse tends to resolve social tensions and create utopian condition. Collapse जो है वो social tension को खत्म कर देता है and utopian condition create करता है। बट अगर वो कंडीशन यूटोपियन है तो वो कभी एक्सिस्ट ही नहीं करेगी। यूटोपियन का मतलब भी यही है। एंड मोर ओवर दिस इज वेरी एब्सोल्यूट। तो जब भी हम लोग इम्प्लीकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, आई एम सॉरी, जब भी हम लोग इम्प्लीकेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, एब्सोल्यूट ऑप्शंस हमारे आंसर्स नहीं होते हैं। दैट कोलैप्स में इनेबल डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिड्यूस सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज, काफी क्लोज लग रहा है। Without empire, most societies lose access to technological advancement. This is out of scope. ठीक है, गलत है। And that collapse is less harmful than generally believed, especially for ruling elites. अब देखो, यहाँ पे जो दो क्लोज ऑप्शन थे वो बी एंड डी है। बट अगर मेरे को ये वाला पॉइंट नहीं दे रखा होता, स्पेशली फॉर रूलिंग एलिट्स, तो शायद ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता, लेकिन ये दे रखा है ना। तो अगर आपने देखा यहां तक पॉइंट बिल्कुल सही था, इसके बाद वाला स्पेशली फॉर रूलिंग एलिट्स, इसकी वजह से ये गलत हो रहा है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज बॉय। आई होप इट्स अंडरस्टूड। ठीक है। And question number 5, which was on weakening the argument. So, which of the following, if true, would most seriously undermine Passage's argument that imperial collapse often improve well-being of ordinary people? कि भाई पैसेज का आर्गुमेंट क्या है कि कोलैप्स के बाद लोगों की लाइफ इंप्रूव हो जाती थी, उसको वीकन करना है। ये बोल रहा है स्केलेटल इंप्रूवमेंट्स ऑब्जर्व पोस्ट कोलैप्स में रिफ्लेक्ट सिलेक्टिव माइग्रेशन ऑफ हेल्दियर इंडिविजुअल्स टू सेफर रीजन्स। तो यहाँ पे बेसिकली उसने एक फ्लॉ एक्सपोज कर दिया। तो देखो, ऑथर ने ये जरूर बोला कि है ना, हमें कुछ ऐसे स्केलेटन्स मिले जिनकी क्वालिटी वो लेंथ में भी लंबे थे एंड उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो स्केलेटन्स हमें मिले हैं वो हेल्दियर रीजन से आए हुए लोगों के हों, यानी कि ये लोग वैसे भी हेल्दी थे। ठीक है, इसीलिए हमें स्केलेटन्स यहाँ पे हेल्दी देखने को मिले। तो ये तो बिल्कुल इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन रेज कर रहा है। ठीक है, सो ए शुड बी योर आंसर। बी, हिस्टोरिकल records from elite sources often contain exaggerations intended to reinforce the authority of rulers and justify centralized control. वो बोल रहा है हिस्टोरिकल records जो elite sources हैं often contain exaggerations intended to reinforce। तो ये वीकन थोड़ा ना कर रहा है, ये तो आपका पॉइंट जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है कि भाई वो जो कोलैप्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो एग्जैजरेशन था, यानी कि कोलैप्स वाकई में वैसा था ही नहीं और हमको तो वीकन करना है। तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये मार्क किया है तो आपने इसका इम्प्लीकेशन इसका इम्पैक्ट जो है गलत समझा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ डाइटरी डाइवर्सिटी एंड रिड्यूस्ड डिजीज इज लार्जली लिमिटेड टू रूरल सेटलमेंट्स एंड एक्सक्लूड्स अर्बन पॉपुलेशंस। तो देखो, कहीं ना कहीं पे ये भी एक तरीके से स्ट्रेंथन कर रहा है। डू यू नो व्हाई? क्योंकि बेसिकली उस टाइम पे जो मेजोरिटी ऑफ पीपल थे वो रूरल एरियाज में ही तो रहते थे, अगर आपने पैसेज ढंग से पढ़ा तो। अगर मैं बोल दूं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो रूरल सेटलमेंट्स में ज्यादा सही बैठता है, तो अगेन ये तो स्ट्रेंथन करने लग गया। दिस कैन नॉट बी योर आंसर। And post-collapse societies frequently experience a decline in monumental construction. This talks about monumental construction. It has got no impact on the argument and it cannot be your answer. The correct answer was option A. I hope आपको ये समझ में आया। There's another passage. Ab ki baar, so this was about sociology. Next passage is going to be about economics. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, yeah. So here is the passage for you, right? We follow the same technique. पहले आपके लिए मैंने passage यहाँ पे रख दिया है. Just look at the passage, and उसके बाद हम लोग discuss करेंगे questions. ठीक है? So pause, read the passage, फिर हम लोग questions देखते हैं. And ये रहा question number 1. Question number 2. Question number 3.
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए। होप यू हैव यू नो सीन देम एंड सॉल्व कर लो एक बार पॉज करके, एंड फिर वीडियो को आगे चलाना टू लुक फॉर द एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो सो ऑथर टॉक्स अबाउट द टेल ऑफ फॉक्स एंड द हेजहॉग्स। सो ऑथर बोल रहा है कि जो ये फॉक्स एंड हेजहॉग का जो ये टेल है, ये दो अलग अलग स्टाइल्स हमें बताता है, ठीक है? टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ थिंकिंग। Hedgehogs explain the world through one big idea. मेटाफोरिकली hedgehog एंड foxes को यूज किया है। सो बोल रहा है hedgehog जो है पूरे वर्ल्ड को एक आइडिया की तरह हमें दिखाता है, while foxes they embrace complexity and multiple perspectives. Foxes जो हैं वो multiple perspectives हमें दिखाते हैं। And basically, debates on economic globalization are dominated by hedgehogs. Until now, जो हमारा debates होता था रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन, वो hedgehogs के पॉइंट ऑफ व्यू से होता था, यानी कि एक सिंगल नैरेटिव, आइदर ब्लैक और व्हाइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि there are some advantages but there are also some disadvantages of globalization, या ऐसा भी हो सकता है कि there are some disadvantages of globalization but there are some advantages too। तो अभी तक हम लोग वो नहीं देख रहे थे, अभी तक हम लोग hedgehogs के नजरिए से इसको देख रहे थे, who interpret its dynamics through singular narratives, whether as a win-win force of progress or destructive system producing losers। So यहाँ तो black है, यहाँ पर white है। From 1990s to 2008 financial crisis, the dominant establishment narrative celebrated free trade as tide, lifting all boats. But rising inequality, climate change, and COVID-19 pandemic have since empowered alternative narratives. तो 1990 से 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस तक हम लोग ग्लोबलाइजेशन को अच्छा मानते थे, ठीक है? लेकिन उसके बाद फिर राइजिंग इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, कोविड आया, तो अब ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स आने लग गए। Both left and right wing populist critiques and warnings about global threats, highlighting who wins, who loses, and why it matters. ठीक है? The left critiques how globalization benefits elites and corporations, hollowing out middle class, जो लेफ्ट है। सो बेसिकली लेफ्ट, अगर आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में नहीं पता तो लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट इनके बारे में थोड़ा सा समझिए। एंड एक तीसरी क्लास भी एग्जिस्ट करती है, हम लोग उनको बोलते हैं सेंट्रिस्ट, ठीक है? सो बोल रहा है कि लेफ्ट जो है वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने मिडिल क्लास को हॉलो आउट कर दिया, केवल एलिट्स को बेनिफिट करता है। एंड राइट वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं कि जो ये अमीर लोग हैं ये मिडिल क्लास को सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट? क्योंकि ये अपनी जॉब्स जो है ऑफशोर कर देते हैं एंड इमिग्रेशन के ऊपर फोकस करते हैं। जियो इकोनॉमिक नैरेटिव एम्फसाइजेस स्ट्रेटेजिक राइवलरी। जो अभी जियो इकोनॉमिक नैरेटिव है, इट एम्फसाइजेस स्ट्रेटेजिक राइवलरी particularly between US and China. A sixth narrative warns of shared global threats like pandemic, climate collapse, demanding international cooperation. So एक जगह पे हम लोग जियो इकोनॉमिक नैरेटिव दे रहे हैं ऑफ राइवलरी, और एक जगह पे हम लोग कॉपरेशन की भी बात कर रहे हैं। तो ये वही वाली बात बोल रहा है कि 2008 तक हम लोग हेजहॉग्स के नजरिए से देखते थे, एंड उसके बाद फिर ऑल्टरनेटिव्स हमारे सामने आ गए। ये ऑल्टरनेटिव्स ही बता रहा है आपको। आगे वो बोला दीज नैरेटिव्स compete rather than converse। लेकिन ये जो ऑल्टरनेट नैरेटिव्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये एक दूसरे से compete कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे, कन्वर्स नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ सिंक इन नहीं कर रहे। hedgehog like thinking creates silos and polarization, undermining mutual understanding, yet each narrative contains insight। So बोल रहा है कि hedgehog वाला जो ये पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है, उसमें ये जितने भी नैरेटिव्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, सिंक इन करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रहे। हालांकि हर एक नैरेटिव में कुछ ना कुछ इंसाइट है। अ फॉक्स लाइक अप्रोच बाय कॉन्ट्रास्ट होल्ड्स कंपीटिंग ट्रूथ्स इन टेंशन एंड इंटीग्रेट्स वैल्यूज अक्रॉस पर्सपेक्टिव्स। तो जो फॉक्स लाइक अप्रोच है, और तो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि हर एक नैरेटिव में जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर डिस्कशन हो, जो अच्छी बात है उनको सिंक इन करे। फिर उसका कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, इट्स मोर लाइक एनालिटिकली एक्यूरेट एंड पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टिव। Policy failures like Macron's diesel tax and one-dimensional trade decisions often stem from ignoring multiple narrative lenses. So बोल रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन ने जो कुछ डिसीजंस लिए थे वो फॉक्स लाइक अप्रोच नहीं रखने के कारण गलत हो गए, ठीक है? Successful policy making today must combine economic, social and environmental consideration,
Biden's and the European Union's trade policies now reflect hybrid approaches that incorporate diverse insights rather than following one orthodoxy. वो बोल रहा है कि जो अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन जिस तरीके का ट्रेड पॉलिसी अभी लेके बैठे हैं वो दिखाता है कि दे आर फॉलोइंग मल्टीपल और दे पे अटेंशन टू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स rather than following one orthodoxy. Distributive justice, non-economic values are increasingly central. Economic growth alone is insufficient. Now हम लोग दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे इक्वालिटी हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रेजिलियंस हो गया. देयर इज नो सिंगल करेक्ट नैरेटिव through efficiency, but also through, I mean, there is no single narrative. What we need is integrative thinking, Fox-like minds that can navigate complexity. So I hope आपको passage जो है वो अच्छे से समझ में आ गया. Let's now move to question. What is author's primary critique of hedgehog-like thinking in context of globalization debates? I suppose आपने already corrections कर दिए होंगे अपने आंसर में after I explained the passage, and passage was not very difficult to understand. It privileges economic arguments over social and environmental ones. Basically, social या economic social so economic arguments को social and environments के ऊपर रखता है. बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट लग रहा है. बेसिकली hedgehog थिंकिंग कैसी होती है, आप एक नैरेटिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, इट्स आइदर ब्लैक और व्हाइट, एंड सिंक करके नहीं चलता है. इट ओवर सिंप्लीफाइज ग्लोबल इश्यूज बाय प्रमोटिंग वन साइडेड नैरेटिव्स. देखो आइदर ब्लैक और व्हाइट, वही वाली बात आ गई. सो ये गलत हो गया. दिस सीम्स मोर रेलिवेंट. इट डिसरिगार्ड्स एम्पिरिकल एविडेंस इन फेवर ऑफ आइडियोलॉजिकल सर्टेनिटी. ये तो बात ही कुछ और बोल रहा है. आइडियोलॉजिकल सर्टेनिटी की बात कर रहा है जो यहाँ पे पैसेज में कहीं पर भी डिस्कस नहीं हुई है. इट क्रिएट्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, fueling extreme populist reactions. It's like combining your commonsensical knowledge with passage. लेकिन it fuels extreme populist reactions. ऐसा passage में claim नहीं हुआ. So the correct answer for this one is boy. Next. Which of the following is author most likely to agree with? Author किसके साथ agree करेगा? Policy making in globalized world must rely more on pragmatic trial and error than theoretical frameworks. Policy making जो है ट्रायल एंड एरर पे चलनी चाहिए देन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क. अब यार ट्रायल एंड एरर बेसिकली पैसेज टॉक्स अबाउट hedgehog like thinking and fox like thinking, ठीक है, बट ट्रायल एंड एरर या फिर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क पे चलनी चाहिए, ऐसा तो कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ. पॉलिसी मेकर्स शुड प्रायोरिटाइज नेशनल इंटरेस्ट. अगेन नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे तो एक नैरेटिव ही काम आएगा. Complex global problems require synthesizing diverse values rather than adhering to single worldview. ये आपका आंसर होना चाहिए. ये दोनों गलत है. A return to traditional economic growth models will stabilize pluralistic society. हमें ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स पे जाना चाहिए, बट पैसेज ट्रेडिशनली हम लोग hedgehog like thinking रखते थे, वो तो अभी पैंडेमिक के बाद हम fox like thinking रखने लगे हैं. So this goes against the argument. ठीक है, तो ये तो गलत ही हो गया. All of the following perspectives are presented in the passage except. क्या passage में presented नहीं है? Need to balance efficiency बिल्कुल दे रखा है, आपका आंसर नहीं होगा. Importance of embracing competing globalization narratives rather than choosing single one. Again, Fox-like thinking से match करता है, आपका आंसर नहीं होगा. The suggestion that trade liberalization has always led to shared prosperity. ये again hedgehog-like thinking की बात कर रहा है, जहाँ पे globalization has led to shared prosperity. Globalization की वजह से prosperity आती ही है. काफी absolute हो रहा है. And the notion that distributive justice and identity are increasingly central to policy thinking. ये भी aligned है, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा. The correct answer is option C. ठीक है. What does passage suggest about shift in globalization narrative since 2008? A growing convergence across political ideologies is creating unified solution. अब देखो मे बी हम लोग फॉक्स लाइक थिंकिंग की ओर जा रहे हैं, बट फॉक्स लाइक थिंकिंग जो है वो यूनिफाइड सोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट हो गया. मैं इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहा, एक बार रख देता हूँ. Populist and geo-economic critiques have replaced environmental concerns as a dominant framework. वो बोल रहा है कि geo-economic critiques जो हैं उन्होंने अब environmental concerns पे focus करना start कर दिया. But then the argument is not about economics or environment. Argument is about two different styles of thinking, different styles of working, different styles how economies work. So basically ये नहीं होगा.
diverse and competing narratives now coexist, forcing rethinking of policy orthodoxy. That's your answer. तो ये गलत ही हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेट वैसा ही आंसर दे रखा है, डाइवर्स एंड कंपीटिंग नैरेटिव्स नाउ कोएग्जिस्ट। सही बात है, क्योंकि कोविड के बाद जो नैरेटिव है वो बिल्कुल चेंज हो गया, फॉक्स लाइक नैरेटिव हो गया। अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो आपको एग्जांपल दे ही रखा है। सो सी इज आंसर। रिजेक्शन ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन हैज बिकम बायपार्टिसन। अगेन ये तो रिजेक्शन ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन बायपार्टिसन हो गया, समथिंग व्हिच इज नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज। Which of the following, if true, would most seriously undermine the author's argument that Fox-like approach to globalization policy making is more effective than hedgehog-like thinking? So इसको weaken करना है। I'm sure काफी सारे लोगों ने ये particular question जो है वो गलत किया है। Let's understand why। क्योंकि यहाँ पे आप एक trap में फंस गए हो। बोल रहा है Fox-like thinkers often acknowledge trade-offs but still fail to prevent social unrest during periods of rapid economic change। काफी सारे लोगों ने यहाँ पे हो सकता है इसको मार्क किया, बट ये गलत है। यू नो द रीजन व्हाई, क्योंकि वो बोल रहा है कि सोशल फॉक्स लाइक थिंकर्स जो हैं वो सोशल अनरेस्ट को प्रिवेंट नहीं कर पाते। आपको बताना क्या था कि फॉक्स लाइक थिंकिंग में क्या प्रॉब्लम है। फॉक्स लाइक थिंकिंग से सोशल अनरेस्ट हो रहा है, तो क्या ये फॉक्स लाइक थिंकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन किया, पार्शली वीकन आप कह सकते हो कि ये पार्शली वीकन हुआ, क्योंकि फॉक्स लाइक थिंकिंग रखते हो तो एक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। लेकिन फॉक्स लाइक थिंकिंग में प्रॉब्लम क्या है वो तो आपने बताया नहीं, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फॉक्स लाइक थिंकिंग में क्या प्रॉब्लम है वो तो आपने नहीं बताया, तो ये पार्शियली वीकन कर रहा है। एक बार इसको ऐसे रख रहा हूं मैं, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स हु अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स समटाइम्स स्ट्रगल विद इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स। बहुत सारे लोगों ने ये भी मार्क किया है, ये ट्रैप ही था जो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा कि पॉलिसी मेकर्स हु अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स समटाइम्स स्ट्रगल विद इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स एंड स्लोअर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसा कभी कभार होता है, ठीक है, समटाइम्स स्ट्रगल विद इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स, बट देन वो इंटरनल डिसएग्रीमेंट कितना डिसएडवांटेजेस है या कितना इम्पैक्टिंग है, हमको बेनिफिट कितना मिल रहा है। अगर मेरे को बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है तो थोड़े से इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। सो बेनिफिट कितना मिल रहा है, डिसएडवांटेज कितना है, उसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो आर्ग्यूमेंट को वीकन करेगा। ऐसे तो आप लोगों के साथ भी है ना कि आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, डज इट वीकन द आर्ग्यूमेंट कि कैट हमें प्रिपेयर करना चाहिए, आई मीन कैट हमें लिखना चाहिए एंड आईएम्स जाना चाहिए? नहीं, बिकॉज बेनिफिट्स फार आउटवे द डिसएडवांटेजेस, राइट। सो ये वैसा ही है कुछ, तो ये गलत है। Many voters prefer politicians who present simplified narratives। अब ये तो वोटर्स प्रेफरेंस के ऊपर आ गया, इट्स गॉट नो इम्पैक्ट ऑन द आर्ग्यूमेंट, ये वोटर प्रेफरेंस नहीं। And D, attempting to balance competing values often leads policymakers to prioritize symbolism। कि attempting to balance competing values often leads policymakers to prioritize symbolism over hard trade-offs, diluting real policy outcome। That's your answer. D is your answer. Why? क्योंकि वो बोल रहा है कि जब आप कंपीटिंग नैरेटिव्स को कंसिडर करते हो तो बेसिकली आप केवल सिंबोलिज्म पे ध्यान देते हो। हार्ड पॉलिसी ट्रेड ऑफ्स जो चाहिए होते हैं, वाकई में जो गट्स चाहिए होते हैं टू टेक द डिसीजन, जो गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलो, हार्ड पॉलिसी ट्रेड ऑफ्स जो चाहिए वो नहीं हो पाता इसकी वजह से। तो फिर यानी कि फॉक्स लाइक थिंकिंग जो है वो इफेक्टिव है ही नहीं। सो दैट्स योर आंसर, ये गलत है। आई होप आपको ये समझ में आया। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स कैसा लगा ये, एंड इफ यू रियली थिंक हमारे जो एफर्ट्स हैं they deserve your applaud, so please hit the like button and subscribe to the channel for more such videos। आज मेरी तरफ से इतना ही, मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते with another session। Till then, stay tuned। Thank you so much, have a wonderful day।